देखो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो हम बात कर रहे थे ऑक्टाहेड्रल टेट्रागोनल स्क्वायर प्लेनर और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, जिसमें से ऑक्टाहेड्रल टेट्रागोनल की में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को आपने देखा। जब हम एक स्वतंत्र केंद्रीय धातु परमाणु या आयन की बात करते हैं तो उसके जो 5 डी कक्षक हैं वो समघन डी कक्षक होते हैं, जिन्हें डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स कहा जाता है। समघन डी कक्षक कहा जाता है। ये 5 डी कक्षक हैं जिन्हें समघन डी कक्षक कहते हैं। और जब लिगेंड्स को ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड जनरेट हो इस दिशाओं में लाया जाता है तो देखा जाता है कि 2 डी कक्षक जो कि अक्षीय होते हैं, एक्सियल जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं, यानी कि dx² - y² एंड dz², जिन्हें Eg कक्षक कहा जाता है, उनकी एनर्जी अधिक हो जाती है। और जो 3 डी कक्षक जिन्हें d2g ऑर्बिटल्स कहा जाता है, उनकी ऊर्जाओं के मान कम हो जाते हैं, dxy, dxz एंड dyz। इस तरह से हमने कल देखा। इसी तरह से ये ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है। ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। इसी तरह से जब टेट्रागोनल के अंदर देखते हैं तो इसका रिवर्स प्रोसेस देखा जाता है। Eg ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है वो कम हो जाती है कि Eg ऑर्बिटल्स हैं, और जो d2g ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी बढ़ जाती है। d2 ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ जाती है और Eg ऑर्बिटल्स की एनर्जी घट जाती है। इस तरह से ये हमने देखा 0.4 डेल O, और यहाँ ये डिफरेंस था, इसे 0.6 डेल O के बराबर ले रहे थे। यहाँ ये जो डिफरेंस होगा डेल T, और यहाँ पे इसे अपन देंगे, इनकी एनर्जी कम हो जाएगी। और Eg ऑर्बिटल्स की जो एनर्जीज हैं वो d2g ऑर्बिटल्स की ऊर्जाओं के मान बढ़ जाएंगे 0.4 डेल T, और ये 0.6 डेल T के बराबर होगा, और इसे अपन डेल T से डिनोटेट कर देते हैं। अभी अपन स्क्वायर प्लेनर की बात करते हैं तो देखते हैं जब स्क्वायर प्लेनर शेप जनरेट होती है किसी इंडिपेंडेंट सेंट्रल मेटल आयन के सराउंडिंग, तो देखा जाता है जो ऑर्बिटल्स z एक्सिस से रिलेटेड होते हैं, यानी कि dz², उनकी एनर्जीज कम हो जाती हैं, उनकी ऊर्जाओं के मान कम हो जाते हैं। और जो कक्षक x और y अक्ष से संबंधित होते हैं उनकी ऊर्जाओं के मान बढ़ जाते हैं, यानी कि जो Eg ऑर्बिटल्स हैं ये भी आगे स्प्लिट हो जाएंगे। इनकी एनर्जी dx² - y² की एनर्जी बढ़ जाएगी। और इस तरह से जो z अक्ष से संबंधित है dz² की एनर्जी कम हो जाएगी। इसी तरह से देखा जाता है कि जो d2g ऑर्बिटल्स हैं उनमें जो z अक्ष से संबंधित ऑर्बिटल है उनकी ऊर्जाओं के मान कम हो जाएंगे ये, और dxy की एनर्जी बढ़ जाएगी। ये स्प्लिट हो जाएगा dxy में, और 2 ऑर्बिटल्स बनेंगे d
बाई जेड, इनकी ऊर्जाओं के मान कम हो जाएंगे। जैसे लिगेंड को अपन और क्लोज लेके आएंगे, ये ऑक्टाहेड्रल था, लिगेंड्स और क्लोज लेके आएंगे तो इनकी एनर्जी और बढ़ जाएगी, dx² - y², और इनकी एनर्जी और कम हो जाएगी, dz², और इनकी एनर्जी और बढ़ जाएगी, dxy। तो इसी तरह से इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी dxz एंड dy/z की ओर बढ़ जाएगी। ये स्क्वायर प्लेनर जो क्रिस्टल फील्ड जनरेट होता है किसी इंडिपेंडेंट डी ऑर्बिटल के सराउंडिंग, तो किस तरह से डी ऑर्बिटल्स स्प्लिट होते हैं उसको शो कर रहा है। अपन ने देखा यहाँ एक ही डायग्राम है, अपन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल, टेट्रागोनल और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस को एक साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स ध्यान देना, जब कोई संकुल यौगिक में उपस्थित केंद्रीय धातु परमाणु या आयन स्वतंत्र होता है तो उसके जो डी कक्षक हैं वो डीजनरेट होते हैं, यानी कि वो समभ्रंश होते हैं, समान ऊर्जा के होते हैं, समभ्रंश डी कक्षक होते हैं। लेकिन जब संकुल यौगिक का निर्माण होता है तो इन डी कक्षकों की जो समभ्रंशताएं हैं वो नष्ट हो जाती है और ये डी ऑर्बिटल्स स्प्लिट हो जाते हैं T2g ऑर्बिटल्स और Tg ऑर्बिटल्स में। वो डिपेंड करता है कि कौन से ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम होगी और कौन से ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज्यादा होगी। लिगेंड्स किस वे में, किस तरफ से सेंट्रल मेटल की ओर आ रहे हैं। जैसे जब ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड जनरेट होता है किसी सेंट्रल मेटल के सराउंडिंग, तो देखा जाता है कि जो एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं जैसे dx² - y² और dz², ये ठीक सामने होते हैं, इसलिए इनकी ऊर्जाओं के मान बढ़ जाते हैं। और जो नॉन एक्सियल यानी कि बिटवीन द एक्सिस जो पाए जाते हैं लिगेंड्स, उनकी एनर्जीज कम हो जाती हैं, उनकी ऊर्जाओं के मान कम हो जाते हैं, इनकी ऊर्जाओं के मान घट जाते हैं। तो इस तरह से ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को अपन डेल O से रिप्रेजेंट करते हैं। ये डेल O को रिप्रेजेंट करेगा ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, और इसे कहेंगे अपन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। इसी तरह से इधर जब अपन देखते हैं जब टेट्रागोनल क्रिस्टल फील्ड जनरेट होता है किसी इंडिपेंडेंट सेंट्रल मेटल के सराउंडिंग, तो देखा जाता है कि T2g ऑर्बिटल्स की एनर्जी राइज हो जाती है, बढ़ जाती है, और Tg ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम हो जाती है। T2g ऑर्बिटल्स अधिक ऊर्जा वाले कक्षक बनते हैं और Tg ऑर्बिटल्स कम ऊर्जा वाले कक्षक होते हैं। ये इसलिए कि कोई भी लिगेंड्स जब अपन लेके आते हैं केंद्रीय धातु परमाणु और आयन के चारों तरफ, और यदि उसके चारों ओर एक टेट्रागोनल क्रिस्टल फील्ड उत्पन्न होता है तो इस तरह का क्रम देखा जाता है कक्षकों के स्प्लिटिंग। इसी तरह से स्टूडेंट्स जब हम देखते हैं कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है या लिगेंड्स को अपन सेंट्रल मेटल के सराउंडिंग इस तरह से लेके आते हैं कि उसके चारों ओर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स या क्रिस्टल फील्ड जनरेट हो, जैसा कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के ड्यूरिंग देखा जाता है। तो अपन देखते हैं कि जो स्प्लिटिंग एनर्जीज के ऑर्डर में ऑर्बिटल्स को इस तरह से अरेंज किया जाता है। पहले टेट्राहेड्रल शेप में T2g कक्षकों की ऊर्जाएं बढ़ जाएगी ऑक्टाहेड्रल की तरह से, और T2g कक्षकों की ऊर्जाएं कम और Tg कक्षकों की ऊर्जाएं अधिक हो जाएंगी। ये फर्दर डिवाइड हो जाएंगे। जो लिगेंड्स जो ऑर्बिटल्स x और y अक्ष से संबंधित हैं उनकी ऊर्जाओं के मान बढ़ जाएंगे। जो z अक्ष से संबंधित है जैसे z² z अक्ष से संबंधित था तो इसकी ऊर्जा कम हो गई, x और y x अक्ष से संबंधित था तो उसकी ऊर्जा बढ़ गई। इसी तरह से T2g ऑर्बिटल्स में dxy की ऊर्जा अधिक हो जाती है और जो z अक्ष से संबंधित लिगेंड होते हैं उनकी ऊर्जाओं के मान कम हो जाते हैं। और क्लोज लेके आते हैं लिगेंड को तो ये वैल्यूज और ज्यादा प्रभावित होती हैं और फाइनली हमें स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन में ये क्रम देखा जाता है। तो इसको आप स्टूडेंट्स नोट डाउन कर सकते हो। इसी के साथ नेक्स्ट अपन आगे लेके चलते हैं किस तरह से अपन इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं जब कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर
टेट्रागोनल या ऑक्टाहेड्रल होता है। ओके, आप नोट डाउन कर लो। अभी अपन लेके चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन in tetragonal and octahedral complexes. In octahedral and tetragonal complexes, electronic distribution in octahedral and tetragonal complexes। यहां पे हम लेके चलते हैं d electrons d electrons d electrons को लेके चलते हैं। जैसे अपन स्टार्टिंग में बात करते हैं D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। यहाँ पे स्टूडेंट्स ध्यान देना होगा, D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर लेके चलते हैं टेट्रागोनल टेट्राहेड्रल PD। यहां पर लेते हैं octahedral complexes, octahedral complex, octahedral complex दो तरह के होते हैं, एक तो लो स्पिन या पर मैं कहूं वीक लिगेंड के साथ या स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ, ऐसा ले लेता हूं मैं। वीक लिगेंड्स स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। जब वीक लिगेंड लेते हैं तो जो कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म होंगे वो कौन से होंगे? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए स्टूडेंट्स देखा जाता है कि जो del O इज ग्रेटर देन, देखो यहाँ पे दो तरह का हो सकता है। जब वीक लिगेंड्स लेंगे तो जो del O ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी जो होगी वो क्या होगी? लेस देन पाई होगी। और जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड लेके चलते हैं तो del O is greater than pi, where pi is pairing energy। और यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे। और यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे। और यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको देखना होगा कि जो del T है वो लेस देन पाई होगी, ऑलवेज हमेशा लेस देन पाई होगी, पेयरिंग एनर्जी से
कम होगी और यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बनेंगे वो एक ही तरह के बनेंगे। स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स नहीं बनेंगे, वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स ही बनेंगे होंगे, वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स। अब D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन लेके चलते हैं। D1 के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अपन लेते हैं D1, इसी तरह से D2, D3, D4, D5, D6, D7 एक्सेट्रा। D1 को लेके चलेंगे तो अपन देखेंगे जब टेट्राहेड्रल शेप है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा Eg E1 एंड T2G 0। और यहाँ पे दो तरह का कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं अपन, वीक फील्ड, यहाँ भी T2G1 और T21 एंड E0 वीक फील्ड में। और स्ट्रॉन्ग फील्ड में भी होगा T21 एंड E0। जब T2 कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं T2, तो यहाँ हम देखते हैं कि जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो E2 एंड T2 0। यहाँ पे देखते हैं D2 के लिए T2 2 एंड E0। और यहाँ पे देखते हैं T2 2 और E0। इसी तरह से D3 के लिए देखते हैं E2 एंड T2 1। यहाँ पे देखते हैं D3 के लिए T2 3 E0। और इसमें देखते हैं T2 3 एंड E0। इसी तरह से D4 के लिए देखते हैं टेट्राहेड्रल में E2 T2G2। और यहाँ पे देखते हैं T2G3 वीक फील्ड है E1। और यहाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो T2G4 हो जाएगा E0। हम स्ट्रेस ध्यान देना D4 के लिए यहाँ जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन था वो Eg में गया और यहाँ फोर्थ इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया T2G में ही। इसी तरह से D5 लेके चलते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं हुआ, T2G में चला गया हायर एनर्जी ऑर्बिटल में। यहाँ पे ये नोट करने वाली चीज है। यहाँ D5 देखते हैं अपन E2 T2G3। और यहाँ पे D5 देखते हैं T2G3 E2। और स्ट्रॉन्ग फील्ड में देखते हैं T2G5 और E0। इसी तरह से D6 कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो यहाँ E3 एंड T2G3। यहाँ D6 देखते हैं तो T2G। अब एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया सभी में तो T2G में पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी T2G4 एंड E2। यहाँ पर देखते हैं T2G, यहाँ T2G में 6 इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे T2 6 एंड E0। तो सो इसी तरह से अपन इलेक्ट्रॉन्स फिल करते जाएंगे। यह स्टूडेंट्स देखने वाली बात है कि जब टेट्राहेड्रल है तो हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनों का पेयरिंग नहीं होता है, चाहे लिगेंड प्रोबल लिगेंड हो चाहे ध्रुवल लिगेंड हो। यहाँ पे अपन देखते हैं कि जब लिगेंड प्रोबल लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन के पेयरिंग के लिए जो एनर्जी है वो मिल जाएगी, उपलब्ध हो जाएगी। पाई का मान कम होगा डेल्टा से और वो पाई हमें युग्मन के लिए उपलब्ध हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉन जो है नया इलेक्ट्रॉन वो निम्न ऊर्जा के कक्षकों में युग्मित होना स्टार्ट हो जाएगा, पेयर
पेयर कर लेगा। इसी तरह से अपन यहाँ वीक फील्ड, अगर लिगेंड वीक है तो देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का पेयरिंग नहीं होता है, यानी कि डेल को लेस देन पाई होता है तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं हो पाता और इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स में जाना स्टार्ट हो जाएगा। और फिर जब सेम ऊर्जा के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भर दिए जाएंगे तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन का युग्मन स्टार्ट होगा। जबकि टेट्राहेड्रल में अपन देखते हैं कि ऐसा नहीं देखा जाता, चाहे लिगेंड प्रबल हो या दुर्बल, इलेक्ट्रॉनों का पेयरिंग नहीं होता है समान ऊर्जा के कक्षकों में समान चक्रण का, जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन ना भर दिया जाए। तो इस तरह से हम टेट्राहेड्रल, टेट्रागोनल और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं, जिसके आधार पर प्रबल क्षेत्र लिगेंड, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड के बनने को समझाया जा सकता है। और साथ ही ये भी बताया जा सकता है कि टेट्राहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं वो ऑलवेज लो फील्ड कॉम्प्लेक्स होते हैं, निम्न चक्रण संकुल होते हैं, उच्च चक्रण संकुल चतुष्फलकीय संकुल नहीं बनाते हैं। इसका रीजन हमने यहाँ बताया, क्योंकि डेल टी का मान जो है चतुष्फलकीय युग्मन, चतुष्फलकीय विघटन ऊर्जा, उसका मान कभी भी इलेक्ट्रॉनों के युग्मन के लिए आवश्यक पाई के मान से अधिक नहीं हो पाता है। इस कारण इलेक्ट्रॉन युग्मित नहीं हो पाते हैं निम्न ऊर्जा के कक्षकों में। और हम देखते हैं कि जो लिगेंड है वो हमेशा वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स बनते हैं, निम्न क्षेत्र संकुल प्राप्त होते हैं, उच्च क्षेत्र संकुल प्राप्त नहीं होते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में अपन स्टूडेंट्स CFSE का कैलकुलेशन पढ़ेंगे। यह लास्ट जो वीडियो मैंने दिया था उसमें जब टेट्राहेड्रल ऑर्बिटल्स का एक्सप्लेन कराया था, वहाँ पे थोड़ा आप करेक्ट कर लेना। जो T2G और EG ऑर्बिटल्स की जो स्प्लिटिंग एनर्जी थी, वो जो EG ऑर्बिटल्स की एनर्जी थी वो 0.6 डेल टी होगी, और जो ऊपर T2G ऑर्बिटल्स की एनर्जी है वो 0.4 डेल टी होगी।